हेलो एवरीवन, मैं हूं रुस्तम अहमद एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो पहला टर्म्स है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो पूरा का पूरा स्टडी करेंगे अबाउट द चार्ज। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो है मैटर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसका प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है ना कि अगर चार्ज है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और साथ में अगर पहले से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो जब हम वहाँ पे ले जाके चार्ज को रखेंगे तो उस फील्ड का चार्ज पे क्या आने वाला है, इफेक्ट आने वाला है। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एट द सेम टाइम नहीं होता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस केस में सिर्फ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अब मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए या फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए या डी एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए तो इन दैट केस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। तो अब देखो आप यहाँ पे चार्ज Q। अब चार्ज में जो पहला कंडीशन है V इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है बेटा, रेस्ट में। तो रेस्ट के कंडीशन में सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरलाइन कर लोगे, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट यहाँ पे एनर्जी नहीं एमिट करता है। लेकिन जैसी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हम लेके चल रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। किसके फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्लियर। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे पहला है ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है, नीट 16 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लो कि विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सा सोर्स यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला देखो तो बेटा, ए चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एनर्जी नहीं एमिट होता है। एनर्जी तभी एमिट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी प्रोड्यूस होगा जब चार्ज किस में होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, स्टेशनरी चार्ज हो ही नहीं सकता है। कौन सा चार्ज आएगा बेटा, दैट इज द एक्सेलरेटेड चार्ज, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्जलेस पार्टिकल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से आप रीड करो। ए चार्ज पार्टिकल इन मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल बेटा मोशन में हो जाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी। थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड मे रेडिएट एनर्जी। एंड फोर्थ है ओनली मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे मोशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है या फिर क्या है, डी एक्सेलरेटेड है। बट एक चीज़ अपने को क्लियर है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो 100% प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है कि एनर्जी एमिट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है या जो भी है। तो यहाँ पे अगर मोशन के बारे में नहीं पता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी एमिट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जाएगा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन।
बात क्लियर? ठीक है, अब डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज को जो है ना हम एसआई में भी मेजर करेंगे, सीजीएस में भी क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो सबसे पहले होता है एसआई, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई में हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा बेटा दैट इज द कूलम। और यहीं पे मैं लिख देता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस ये शो करता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा सेम चार्ज कहाँ पे आएगा बेटा, प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए इसके चार्ज कितने के बराबर, 0। और एक और पार्टिकल फ्रिक्वेंटली यूज में आता है दैट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बार बार यूज में आएगा। ये अल्फा पार्टिकल पहले होता क्या है ये आप याद करो। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है He++। देखो तो इस पर कितना चार्ज आ गया, डबल ना। इसका जो चार्ज होगा ट्वाइस E, ट्वाइस, और E का वैल्यू कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऐसा यूनिट क्या है बेटा, कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितने के बराबर होगा, ट्वाइस ही, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा यूनिट है, जो दूसरा यूनिट है दैट इज द सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हम जो चार्ज को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टेट कूलम। और सीजीएस को जो है ना हम लोग ESU यूनिट भी बोलते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, तो आप सीजीएस बोलो या फिर क्या बोलोगे, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जहां पे चार्ज को किस में मेजर करेंगे, एस्टेट कूलम में। और जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ एस्टेट कूलम। ये रिलेशन है। ये किसके बीच का रिलेशन है बेटा, दैट इज द कूलम एंड एस्टेट कूलम। याद करके रखना है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ एस्टेट कूलम। और एक और काम करते हैं यहाँ पे हम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहले हमने किस में निकाला था, कूलम में, अभी हम लोग निकाल लेते हैं स्टेट कूलम में। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे देखो तो 1.6 10⁻⁻19 और 1 जो कूलम है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ एस्टेट कूलम। मल्टीप्लाई कर लो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 एस्टेट कूलम। मतलब आपको क्या करना है ना, आप समझो, क्वेश्चन में कराऊंगा कि अगर चार्ज जो है कूलम में गिवन है तब हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज डायरेक्ट पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन चार्ज अगर आपको मान लो कूलम में नहीं गिवन है, किस में गिवन है बेटा, एस्टेट कूलम में गिवन है, तो इन दैट केस हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम में ना यूज करके हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, एस्टेट कूलम में यूज कर लेंगे। तब कितना यूज करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 एस्टेट कूलम हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? एंड ये जो यूनिट होता है ना, ये भी आप याद कर लेना, ये जो एस्टेट कूलम होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। एस्टेट कूलम चार्ज का क्या बेटा, सबसे छोटा यूनिट है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो 2 यूनिट हो गया, पहला एसआई, दूसरा कौन सा, सीजीएस। एक और है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फराडे। फराडे, फराडे इज द आल्सो यूनिट ऑफ चार्ज। फराडे होता है क्या, इसको क्या डिफाइन करते हैं, तो फराडे का मतलब है बेटा चार्ज ऑफ
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडे। इसका जो वैल्यू आता है 96500 कूलम, एंड दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? तो मतलब सबसे बड़ा जो यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज द फैराडे। उसके बाद क्या आएगा बेटा, कूलम, और सब जो सबसे छोटा है दैट इज द एस्टेट कूलम। ये चार्ज का ऑर्डर हो गया। ये फैराडे क्या है, सबसे बड़ा यूनिट होता है, सबसे छोटा क्या होता है बेटा, एस्टेट कूलम, और फिर क्या आ गया, कूलम। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट ऑफ चार्ज हो गए, 3। एक एसआई कूलम, दूसरा बेटा सीजीएस या ईएसयू, उसमें क्या आ गया, एस्टेट कूलम, और एक लास्ट आ गया क्या, फैराडे, दैट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू कितना आया, 96500 कूलम। फिर ऑर्डर, सबसे जो बड़ा यूनिट होता है फैराडे, एंड सबसे जो छोटा यूनिट होता है एस्टेट कूलम, बीच में क्या आएगा, कूलम आएगा। बात क्लियर? ओके। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो है चार्ज जो है कि जो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन, एंड जो अनलाइक चार्ज है उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर? तो अब देखो, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि दो चार्ज है यहाँ पे Q1 एंड Q2, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि इसके बीच में जो है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर क्या होगा, रिपल्सिव। पहला कंडीशन क्या है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है लेस देन 0 है, तो इस केस में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। दूसरा कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। थर्ड, Q1 प्लस Q2 ग्रेटर देन 0, एंड फोर्थ जो है Q1 प्लस Q2 लेस देन 0। तो टोटल हमारे पास 4 कंडीशन है। तो इन सारे कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है कि कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर क्या होगा, रिपल्सिव। अब देखो, पहले में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है बेटा, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है ना कि जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है बेटा, निगेटिव, तभी इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब है कि एक चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होगा, निगेटिव। तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाए तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लेस देन 0 है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव आएगा, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब ही है कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव, तभी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, लेस देन 0। दूसरा देखो आप, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों चार्ज आइदर क्या हो जाए बेटा, दोनों के दोनों पॉजिटिव, या दोनों चार्ज क्या हो जाए, निगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, निगेटिव इंटू निगेटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्ज क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। तो देखो, तो दोनों का नेचर क्या आ गया, सेम। जब सेम नेचर आएगा तो कैसा फोर्स लगेगा, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब आते हैं थर्ड पे। यहाँ पे क्या है, सम ग्रेटर देन 0 है। तो दो नंबर का सम ग्रेटर देन 0 दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 भी क्या हो गया, पॉजिटिव, Q2 भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में कैसा फोर्स लगेगा, दैट इज द रिपल्सिव। अच्छा, दूसरा क्या कंडीशन है कि दोनों चार्ज का सम ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है ना कि जो पॉजिटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, निगेटिव के रेस्पेक्ट में। उस केस में Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा कि जो Q1 है इसका वैल्यू किससे ज़्यादा होना पड़ेगा, Q2 से। इस केस में देखो तो Q1 पॉजिटिव हो गया, Q2 क्या हो गया, निगेटिव, नेचर अपोजिट हो गया ना, तो आप कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। दैट मीन्स
कि Q1 प्लस Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्लियर। और उसी तरह यहाँ पे देखो Q1 प्लस Q2 लेस देन 0 है तो इसमें भी दो कंडीशन है, दोनों निगेटिव हो जाए तो निगेटिव प्लस निगेटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, दैट इज द लेस देन 0। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। एक कंडीशन और है, Q1 निगेटिव हो जाए, Q2 क्या हो जाए, पॉजिटिव। बट जो Q1 निगेटिव होगा ना उसका मैग्नीट्यूड Q2 से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। उस केस में भी दोनों का सम क्या आएगा बेटा, लेस देन 0। तो मैं यहाँ पे Q1 को क्या मान के चल रहा हूँ, निगेटिव, Q2 को क्या मान के चल रहा हूँ, पॉजिटिव। देखिए कंडीशन क्या है बेटा कि जो Q1 नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा होना पड़ेगा, Q2 से, तब भी इसका जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। तो इस केस में देखो तो एक पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब है ना कि सम ऑफ द चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 है, इस केस में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपल्सिव। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है बेटा, लेस देन 0, एक ही फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब है एक पॉजिटिव तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ग्रेटर देन 0 का मतलब है या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम। तो सेम नेचर में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। बात क्लियर, ओके। अभी जो है एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो तो अगर डायग्राम आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। देखो तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू राइट साइड, Q2 पे किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। तो देखो तो दोनों कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव है। मतलब Q1 किसको अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 को, और Q2 किसको अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, Q1 को। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो अभी जस्ट पढ़ाया था कि अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन फंसेगा, ऑप्शन बी। क्लियर। बस आपको पहले ये देखना है कि फोर्स के डायरेक्शन से डिसाइड करो कि दोनों में देखो तो डायरेक्शन देख के क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या आएगा बेटा, लेस देन 0। अब मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा होता है डायरेक्शन F21 और ये हो जाए बेटा F12, अब देखो तो क्या लग रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब अपोजिट में तो है, लेकिन ये देखो Q2 Q1 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। उसी तरह Q1 बेटा Q2 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अगर ये डायग्राम दिया रहता तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स। Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है और Q2 Q1 को क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहा है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 इंटू Q2 क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन। क्लियर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का बेटा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझो कि अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो 100% उसके साथ क्या एग्जिस्ट करने वाला है, मास एग्जिस्ट करेगा। मतलब विदाउट मास चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो साथ में क्या एग्जिस्ट करेगा, मास भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब विदाउट मास चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही मैंने लिख के रखा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो साथ में क्या एग्जिस्ट करेगा, मास। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ क्या एग्जिस्ट करेगा, चार्ज। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। क्लियर। जैसे अब देखो तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ कंडीशन लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे Q इज इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 कर दो, एंड M नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड Q इज इक्वल टू 0 एंड M नॉट इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ Q इज इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू 0। टोटल हमारे पास 4 ही कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा कंडीशन फिजिबल है, कौन सा नहीं है, क्या है। अच्छा देखो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब चार्ज पार्टिकल है
और मास नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब है चार्ज भी 0 नहीं होगा और मास भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप चाहो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एंड कौन सा, प्रोटॉन, मतलब चार्ज भी 0 नहीं है और साथ में मास भी 0 नहीं होगा। दूसरा Q इज इक्वल टू 0, मास नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का क्या मतलब है बेटा, कि चार्ज कितने के बराबर होगा, 0, बट मास 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड, अब थर्ड देखो तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, चार्ज नहीं 0 है जबकि मास क्या है, 0 है। देखो यही स्टेटमेंट लिखा के रखा है, मतलब कि अगर चार्ज 0 नहीं है तो मास भी 0 नहीं होगा। मतलब अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो साथ में क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, मास। लेकिन यहाँ पे देखो तो चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मास नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको लिखोगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो रीजन क्या है कि कभी भी अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो साथ में क्या एग्जिस्ट करने वाला है, मास। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्लियर, एंड लास्ट है Q इज इक्वल टू 0 और M भी कितने के बराबर है, 0, चार्ज भी 0 है और मास भी क्या है, 0, पॉसिबल है। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, एग्जाम्पल फोटोन। फोटोन क्या होता है बेटा, पार्टिकल ऑफ लाइट। जो पार्टिकल ऑफ लाइट होता है उसका चार्ज भी कितने के बराबर होता है, 0, और मास भी कितने के बराबर होता है, 0। अच्छा नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का क्या मीनिंग है, मतलब ये है ना कि अगर चार्ज पार्टिकल को चाहे आप कितना भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, कितना भी वेलोसिटी दे दो, चार्ज का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मतलब जो है ना कि जितना वैल्यू चार्ज का रेस्ट में है वही चार्ज का वैल्यू किस में मिलेगा बेटा, मोशन में। अगर पार्टिकल रेस्ट में जो उसके पास चार्ज का वैल्यू है, अगर सेम पार्टिकल को मोशन में लेके आ जाए कितने भी वेलोसिटी के साथ, तो चार्ज अभी भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब जो चार्ज है ना वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, वो मोशन पे नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन इसी के पैरेलल जो है ना मास, अच्छे से याद रखना है, मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। अगर हम किसी पार्टिकल को मास, किसी पार्टिकल को इतना वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे कि उसका जो वेलोसिटी है लाइट के कंपरेबल हो जाए, लाइट के वेलोसिटी के कंपरेबल हो जाए, इन दैट केस पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मास जो है कंजर्व नहीं रहता है। मास क्या होता है बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, मास। तो ये चीज़ याद रखना कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। लिख देता हूँ, मास ऑफ ए पार्टिकल, मास ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन velocity and increases with velocity and increases with increase in velocity, increases with increase in velocity। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल का, सॉरी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत इंक्रीज करे तो उस केस में उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मास कंजर्व नहीं होता है। एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो v होता है v मच मच लेस देन c होता है, जो हम लोग मैकेनिक्स के अंदर जनरली पढ़ते हैं। उस केस में v मच मच लेस देन c है, तो ये जो रेशियो है ऑलमोस्ट कितने के बराबर, 0। तो उस केस में m और m नॉट दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो m को बोलते हैं बेटा डायनेमिक मास और m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास।
तो जब तक किसी पार्टिकल का वेलोसिटी भी मच लेस देन सी है, तो उस केस में ये रेशियो ऑलमोस्ट कितने के बराबर, 0। तो उस केस में जो डायनेमिक मास होता है और जो मूविंग मास होता है, सॉरी, जो डायनेमिक मास होता है और जो रेस्ट मास होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम भी को ऑलमोस्ट किसके कंपेरेबल में दे दे, सी, तो इन दैट केस मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो रेस्ट मास है और जो डायनेमिक मास है दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। उस केस में क्या होता है कि जो रेस्ट मास है उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायनेमिक मास बोलते हैं। ठीक है। और मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। क्यों नहीं कंजर्व रहता है कि मास का जो है, अगर मास का हम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वही मास किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या फिर एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, मास में। मास जो है कंजर्व नहीं रहता है। तो एक फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्या शो करता है बेटा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, या फिर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, मास इज नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी। मास क्या होगा, कभी भी कंजर्व नहीं रहने वाला है। क्लियर? ओके। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, देखो बढ़िया एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से रीड करना, बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स स्पेसिफिक चार्ज। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी इंक्रीज कर दे तो इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होगा। अब देखो होता क्या है, बच्चा कहाँ पे गलती करेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग क्या है। तो लिखो पहले, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होता है बेटा चार्ज पर यूनिट मास। बस यही चीज़ क्वेश्चन के अंदर था। अगर किसी बच्चे ने अगर स्पेसिफिक नहीं रीड किया, सिर्फ चार्ज देख लिया, तो चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन टिक करेगा, 3, जो कि गलत हो जाएगा। हमको चार्ज नहीं देखना है, क्या देखना है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। जिसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। लेकिन अभी क्या लिखाया था कि अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करें तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो स्पेसिफिक चार्ज है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, पहला चीज तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है, कि आइसोलेटेड का मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है। सिस्टम हमेशा क्लोज होना चाहिए। सिस्टम से ना तो कोई चीज़ बाहर जाएगा और ना ही कोई चीज़ सिस्टम के अंदर आएगा। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या फिर ये बोलोगे कि हम चार्ज को एक बॉडी से कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे पे, बट जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो वही है कि जो टोटल चार्ज होता है ना, चार्ज Q इनिशियल इज इक्वल टू कितना बेटा, Q फाइनल। रिएक्शन में जो टोटल कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, वहाँ पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इस सिस्टम कैसा होना पड़ेगा, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में रिएक्शन से पहले जो चार्ज होगा, आफ्टर रिएक्शन, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, इस पे नेट चार्ज कितने के बराबर है, 0। अगर ये आयोनाइज होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो आयोनाइज होने के बाद भी अभी भी नेट चार्ज कितने के बराबर है बेटा, 0। एक के प्लस और दूसरे पे क्या है, माइनस, तो अभी भी नेट चार्ज कितने के बराबर है, 0 के इक्वल। क्लियर? अच्छा, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल है ना आगे के चैप्टर्स में आएगा। जैसे मान लो कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज द अनस्टेबल। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, या प्रोटॉन किस में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रॉन में। तो जैसे ही प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन पे चार्ज 1, मास भी 1, इसमें कन्वर्ट करेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, मास कितना, 1। तो देखो बेटा यहाँ तक तो ठीक है, मास तो बैलेंस दिख रहा है, चार्ज तो बैलेंस नहीं है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज बैलेंस होने के लिए यहाँ पे एक पार्टिकल एमिट होता है, जिसका चार्ज कितने के बराबर होगा, 1, और मास कितने के बराबर होगा, 0।
इस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। एंड ड्यू टू पॉजिट्रॉन इस न्यूक्लियर रिएक्शन का चार्ज क्या होगा बेटा? बैलेंस हो जाएगा। और साथ में जो है एंटी न्यूट्रिनो आता है। अच्छा, साथ में क्या आता है बेटा? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है? ये एनर्जी लेके बाहर आता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में जब न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है ना, तो उस वक्त एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। और वही एनर्जी किसके फॉर्म में कौन बाहर लेके आएगा? एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज 0 है, मास 1, किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। प्रोटॉन पे चार्ज 1, मास भी 1। अब तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितने के बराबर है? 0, और यहाँ पे कितने के बराबर है बेटा? 1। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -1, और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन उसका मास कितना मान के चलते हैं? 0। और साथ में जो एनर्जी बाहर रहता है वो कौन बाहर लेके आता है? दैट इज द न्यूट्रिनो। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटॉन में। साथ में क्या एमिट होगा? इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा बेटा? बैलेंस। बट ये जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। जबकि इन जनरल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करता है बेटा? इनसाइड द ऑर्बिट। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा है वो इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है। तो इसलिए इसको हम अलग से नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। अभी आप सिंपल ये याद रख लो कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? बैलेंस रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर देखेंगे कैसे क्या होता है। चलो ठीक है, और एक और यहाँ पे नोट करके लिख लो, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है ना, वो हमेशा कांस्टेंट है। मतलब यूनिवर्स का चार्ज नहीं चेंज होने वाला है। एक सिस्टम से चार्ज दूसरे सिस्टम में जाएगा, दूसरे सिस्टम से तीसरे में जाएगा, सिस्टम के अंदर चार्ज मूव करते रहेगा, लेकिन जो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स है दैट इज द कांस्टेंट। नोट करके लिख लेना, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये याद रखना है कि जो यूनिवर्स का टोटल चार्ज है बेटा, उसका वैल्यू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा देखो, अभी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया है। ये ऑलरेडी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो तो क्या है यहाँ पे, जो 3 स्फीयर्स है। देखो पहले पे चार्ज कितना है? 3e, दूसरे पे +5e, और तीसरे पे -3e। और तीनों को एक साथ कहाँ पे लेके आते हैं? कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में लेके आने के बाद जो फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर होगा, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? क्लियर? तो देखो अभी मैंने क्या बोला कि जितना चार्ज कांटेक्ट से पहले है, सेम चार्ज आफ्टर कांटेक्ट भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज कंजर्व ही रहने वाला है, सिर्फ क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक स्फीयर से चार्ज इंक्रीज होगा, दूसरे पे मे भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। बस चार्ज का क्या होने वाला है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो तो कांटेक्ट से पहले जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज बिफोर कांटेक्ट, क्यू इनिशियल कर देता हूँ, कितने के बराबर है? 3e + 5e प्लस माइनस ऑफ 3 कैंसिल हो गया, कितने के बराबर आ गया? 5e। कांटेक्ट से पहले 5e है, तो आफ्टर कांटेक्ट भी जो फाइनल चार्ज है वो कितने के बराबर होना चाहिए? 5e के इक्वली होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो तो आप ऑप्शन में रीड करो तो क्या इनका सम 5e है? देखो 5 + 5 10 माइनस कितने के बराबर? 6e। जबकि फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए था? 5e। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर देखो 6 + 6 12, क्या माइनस करोगे? 7, कितने के बराबर? 5e। तो यहाँ पे देखो चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वो कितने के बराबर है? 5e। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। टोटल का सम देखो तो बेटा क्या 5e आएगा? नहीं आ रहा है। ये कितना होगा? 8 + 12 आ जाएगा, 12e। और लास्ट में देखो तो ये 5 + 7 12 -8 कितने के बराबर है? 4e। देख रहे हो, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है, जहाँ पे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कितने के बराबर आ रहा है? 5e। इसलिए कौन सा ऑप्शन फंसेगा? सेकेंड ऑप्शन। बात क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है क्या? पहले इसका मीनिंग समझो। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर गेन करे, जैसे मान लो गेन करेगा,
तो कितना गेन करेगा 1, या फिर कितना करेगा बेटा 2, या फिर कितना करेगा 3। जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर 1 2 3, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 1.5, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया 2.5, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो या फिर लॉस हो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो जैसे मान लो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टोटल चार्ज कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल चार्ज कितना आएगा बेटा 1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। उसी तरह मान लो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू 2, और E क्या शो कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना चार्ज गेन कर लेगा, दैट इज द ट्वाइस E। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा तो वहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो वही मैंने लिखा है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना वो हमेशा किसके फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा किसके फॉर्म में होंगे, इंटीजर के फॉर्म में 1 2 3 4, और ई क्या शो कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। बस अपने को यही याद रखना है कि जब भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के फॉर्म में आएगा 1 2 3 4 5 करके, फ्रैक्शन चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, जैसे बोलेगा ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस केस में हम लोग हमेशा किसका वैल्यू निकालेंगे, एन का। अगर एन इंटीजर है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। क्लियर, जैसे मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूं, अब देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज, ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्यू कितना गिवन है बेटा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और n का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और अपने को E पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू n इंटू E, और n फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई E। Q कितना गिवन है 1 कूलम, और E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कूलम से कूलम कैंसिल, डेसिमल ले जाओगे 10/6 इंटू 10 टू द पावर 19, 10 में डिवाइड कर दो 16 से, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब जो 1 कूलम चार्ज है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कितने आएंगे बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसमें देखो तो क्या गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। अब ये देखो यहाँ पे अच्छा चीज क्या है, चार्ज को कूलम में नहीं दे रखा है, किसमें गिवन है बेटा, स्टेट कूलम में। अब आपके पास दो ऑप्शन है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि चार्ज स्टेट कूलम में गिवन है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, कूलम में कन्वर्ट कर लो, या फिर दूसरा जो तरीका है चार्ज को स्टेट कूलम में ही रहने दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कूलम से कहाँ लेके चले जाओ, स्टेट कूलम में। आप जाके देखो तो मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट कूलम लिखा के रखा है, तो मैं यहाँ पे चार्ज को नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, चार्ज को मैं उससे रखूँगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 स्टेट कूलम, और यहाँ पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसी को मैं स्टेट कूलम में लिख दूंगा। कितना बेटा, देखो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टेट कूलम लिखा के रखा हुआ है। कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2, ऊपर लेके आ जाओ, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब कितने 200 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो चार्ज जो गिवन है स्टेट कूलम में उसको किस में कन्वर्ट कर दे, कूलम में कन्वर्ट कर ले, तो कूलम में कन्वर्ट करने के बाद ई का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और जो दूसरा तरीका है आप क्यू को स्टेट कूलम में ही रहने दो, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसको कूलम में ना करके किस में पुट कर दो, स्टेट कूलम में पुट कर दो। क्लियर,
तो आप कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? चलो ठीक है। अच्छा, और भी कुछ एग्जांपल कराता हूँ। हाँ, ये आपका जो है बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए मेटल स्फीयर हैज चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलम। पहले से स्फीयर के पास जो चार्ज है वो है आपके पास -6 माइक्रोकुलम। फिर वो क्या करता है बेटा, 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है यहाँ से। देन फाइंड द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब एक बात बताओ, पहले से इसके पास निगेटिव चार्ज है और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूव होने के बाद कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता तो निगेटिव चार्ज आता। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, रिमूव, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसका हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, Q1 कर देता हूँ। Q1 इज इक्वल टू N इंटू ई। एन कितना गिवन है बेटा, 5 इंटू 10⁻12 ई 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलम। मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 इंटू 5 8 इंटू 10⁻−7 कुलम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.8 इंटू 10⁻−6, और इसको लिखा जा सकता है बेटा 0.8 माइनस 10⁻−6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो 0.8 माइक्रो कुलम चार्ज। तो ये क्या किया, इतना इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से इस पे इतना चार्ज आ गया। कितना आया, 0.8 माइक्रो कुलम। देखो अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अब जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, पहले से कितना रखा ही है, -6 माइक्रोकुलम। और इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, लॉस। तो लॉस करने से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितने से, 0.8 माइक्रोकुलम। तो फाइनल आंसर आएगा -5.2 माइक्रोकुलम। बात समझ में आया? पहले मैंने क्या किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, उसकी वजह से चार्ज निकाल दिया। अब जब नेट चार्ज की बात करेंगे तो पहले से कितना चार्ज है, -6। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस करके लिखा। मान लो इस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन लॉस की जगह इलेक्ट्रॉन गेन होता, तो गेन होने से फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, कैसा चार्ज आता, निगेटिव। तो उस केस में यहाँ पे प्लस नहीं क्या यूज करते, माइनस यूज करते। बात क्लियर? ओके, और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जो CO2 मॉलिक्यूल्स है उसमें आपको टोटल क्या निकालना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज निकालना है। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन के पास होगा पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे। कितना आएगा बताओ तो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू, देखो तो CO2 है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। बट कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2। ऑक्सीजन से कितना निकलेगा, 16। कार्बन से कितना निकलेगा, 6, और दोनों को मिला दो, कितने हो गए, 22 प्रोटॉन हो गए। CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना हो गया बेटा, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने हैं, 2 हैं, तो इंटू 2 कर दिया, तो टोटल कितना निकल गया बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 22 प्रोटॉन निकल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एन हमने कितना निकाल रखा है बेटा, 22, और ई कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलम। बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर बोलता कि कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट में क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल का मतलब है कि इस पर नेट चार्ज कितने के बराबर, 0। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट में क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, NCERT का बढ़िया क्वेश्चन है, देखो तो आप। फाइंड द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं गिवन है,
250 ग्राम ऑफ वाटर है। पहले क्या था, मॉलिक्यूल्स गिवन था, डायरेक्ट हमने क्या फाइंड आउट कर दिया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर दिया था। बट यहाँ पे आपको जो गिवन है ना वो 250 ग्राम मास गिवन है। तो मास से हमको कहाँ पहुँचना है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से कहाँ पहुँचना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। क्यों, क्योंकि हमको कैसा चार्ज चाहिए, टोटल नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप, गिवन मास से हमको कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे जाएंगे, गिवन मास को पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में, फिर मोल से को किस में कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स में। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब क्या है, H2O, H2O का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो दोनों को मिला दोगे तो दैट इज द 18। तो गिवन मास में किससे डिवाइड कर दे, मोलर मास, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। पहला स्टेप हो गया। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास इतने मोल्स है ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 18, मोल चल रहा था, और किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ क्या निकल गए, मॉलिक्यूल्स। अब इच मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो तो H2O जो है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन से कितने निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन से लगेंगे 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कितना बेटा 10। तो अभी क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो पहले मोल निकाला, मोल के बाद मॉलिक्यूल्स, कैसे मोल निकालते हैं, तो गिवन मास इन ग्राम में मोलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और इच मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 10, तो इसलिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज निकाल लेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना, N इंटू ई। एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के रखा है, 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करने से टोटल चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, ओके। एक और लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्लियर। चलो क्वेश्चन एक बार आप रीड करो, क्या है क्वेश्चन, कि 10 to the power 12 alpha particles incident on a metal sphere per second, find the time in which a sphere gets charged by कितना 2 माइक्रोकूलम। मतलब जो एक मेटल स्फीयर है उसके ऊपर पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कितने अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं बेटा 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल्स। कितने टाइम के बाद स्फीयर के पास जो टोटल चार्ज है वो कितने के बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। एक काम करते हैं ना हम लोग, पर सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल्स, तो पर सेकेंड का चार्ज निकाल लेते हैं कि पर सेकेंड में स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो लिखो चार्ज ऑन स्फीयर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल। और देखो तो मैंने अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकाल के रखा है कितना 3.2 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो कितना आ गया बेटा 3.2 इंटू 10 to the power -7 कूलम।
बात समझ में आ रहा है? मतलब 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, और अपने को पता है कि ईच अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्फीयर के ऊपर इन 1 सेकेंड कितने चार्ज आ गए? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा? जो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर है वो कितने के बराबर हो जाए? 2 माइक्रो कूलम। तो मान लो ये प्रोसेस टी टाइम तक चलता है, तो लिखो इन टाइम टी कितना टोटल चार्ज इंसिडेंट होगा? तो पर सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है, कितना बेटा? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर सेकेंड का है। ये प्रोसेस मान लो कितने टाइम तक चलता है? टी टाइम तक। तो टी टाइम के बाद इतना चार्ज आएगा, और दैट चार्ज शुड बी इक्वल टू कितना बेटा? 2 माइक्रो कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, 3.2 10⁻⁻7 इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। फिर हम सॉल्व कर लेंगे। टी इज इक्वल टू 2/3.2 10⁻⁻6 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना आने वाला है टाइम? तो देखो, तो ये ऊपर आ गया तो कितना आएगा? 20 डिवाइड बाई 3.2। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 6.25। ठीक है, बात आया समझ में? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 1.11। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन रीड करो। तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे जो है ना, जब हम पॉलीथीन को रब करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 3 इंटू 10⁻⁻7। और इसमें क्या पूछा गया है? यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो पता है अपने को पहले से फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन कितने के बराबर होगा बेटा? Q बाई ई। क्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई ई पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 1.87 इंटू 10⁻+12 कूलम। बात आ रही है समझ में? अच्छा, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है इसमें क्या पूछ के रखा है कि मास का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो साथ में मास भी लेके जाएगा। तो कितना मास का ट्रांसफर होगा? तो m इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है? 1.87 इंटू 10⁻12 इंटू ईच इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू जो आता है ऑलमोस्ट 1.7 इंटू 10⁻18 kg। लेकिन ये जो अमाउंट है ना मास का, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते। बट हाँ, जब लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 100% मास भी क्या होने वाला है बेटा? साथ में ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाया ना उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे देखो तो आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्या है बेटा? क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, ए चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चार्ज कभी भी एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है। चार्ज हमेशा क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। तो चार्ज एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है। हाँ, कौन कन्वर्ट होता है? मास। अगर मास होता तो मास किस में कन्वर्ट होता है बेटा? एनर्जी में। तो E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मास में। चार्ज कभी नहीं कन्वर्ट होता है, चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड, चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। नो, पहले लिखाया था ना आपको कि जो चार्ज है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। आप वेलोसिटी कितना भी चेंज कर दो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो ये भी नहीं होगा यहाँ से। थर्ड, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ। हाँ, जो भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा बेटा?
चार्ज ऑफ किसका मल्टीपल होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में, तो जो भी चार्ज आएगा, चार्ज गेन होगा या फिर चार्ज लॉस होगा, वो भी किसके फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। फोर्थ भी एक बार रीड कर लेते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। नहीं, किसी बॉडी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो नहीं होता है। पॉजिटिव जीरो के साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव, इसलिए और भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर? तो देखो बेसिक अपने को क्या याद रखना है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा। चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, चार्ज कभी भी नहीं चेंज होने वाला है। क्लियर? ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, देखो तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर होने की वजह से दैट इज द एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है बेटा, कि चार्ज को आप सिंपल एडिशन करोगे, जैसे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है नहीं है, तो जो भी सिस्टम का चार्ज है सबको सिंपल एडिशन कर दो तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। तो चार्ज हमेशा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए इसको हम कैसा एडिशन करते हैं, दैट इज द एडिटिव इन नेचर। सेकेंड, चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। बिल्कुल, आपको क्या चीज़ अंडरलाइन करना है, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब है सिस्टम में बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तो उस केस में चार्ज हमेशा क्या रहेगा बेटा, कंजर्व। मतलब Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जितना चार्ज रिएक्शन से पहले होगा, आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज क्या रहने वाला है, सेम। थर्ड, ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज। बिल्कुल, जैसे न्यूट्रॉन, इसके पास मास जीरो नहीं है, मास नॉट इक्वल टू जीरो, बट इस पे चार्ज कितने के बराबर बेटा, जीरो। तो बोल सकते हैं कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास कितना बेटा, जीरो नहीं है, बट उसके पास चार्ज कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो कौन कौन सा अभी तक करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, वो भी बात सही है। थर्ड, अगर पार्टिकल के पास नॉन जीरो मास है तो उसके पास जीरो चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। अगर पार्टिकल के पास मास जीरो है तो बेटा उसके पास चार्ज भी कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर रेस्ट मास जीरो है तो बेटा नॉन जीरो चार्ज कभी भी नहीं होगा। अगर रेस्ट मास जीरो है तो चार्ज भी कितने के बराबर होगा, जीरो। और इसका जो एग्जाम्पल है फोटोन, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है मासलेस एंड चार्जलेस। तो अगर मासलेस है तो 100% क्या होगा, चार्जलेस, इसलिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात आ रही है समझ में कि अगर नॉन जीरो मास है, जीरो रेस्ट मास है, तो बेटा 100% चार्ज भी कितना होगा, जीरो होने वाला है। क्लियर? ओके।